हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार सारथी में। दोस्तों, अगर आपने डीएलएड का फॉर्म भर रखा है, बिहार डीएलएड का, जिसका एग्ज़ाम 2026 में जनवरी या फरवरी में होने वाला है, तो अगर आप देखिए उसमें से 25 क्वेश्चन जो है ना, 20 से 25 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। साइंस में जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से मैं आपको तीनों का लगभग 300 साढ़े 300 350 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसमें 350 प्लस फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर आपने फिजिक्स एक बार पढ़ रखे हैं, सही से पढ़ रखे हैं, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। उम्मीद करते हैं आपका फिजिक्स का टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है खगोलीय दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। अगला पॉइंट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। उसके बाद है, या ऐसे हम बोल सकते हैं 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। मीटर में पूछे तो 10⁻15 हो जाएगा, अगर किलोमीटर में पूछे तो 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है ना। एक पारसेक यानी कि एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या बोल सकते हैं 3.08 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ये याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। अगला है, एक पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻−12 सेकंड। 10⁻−12 सेकंड एक पिको सेकंड बराबर होता है, याद रखिएगा। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। ठीक है ना। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। ओके। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन। क्या होता है? ठोस कोण की इकाई क्या होता है? स्टेरेडियन। उसके बाद है, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। उसके बाद है, एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। न्यूटन का मात्रक होता है डाइन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन। अगला है पॉइंट, एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। एक जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्ग। अगला पॉइंट है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर। उसके बाद है, वेग तथा त्वरण का ऐसा मात्रक। वेग तथा त्वरण का ऐसा मात्रक, वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर सेकंड स्क्वायर। मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, याद रखिएगा। एक यानी कि एंगस्ट्रम इकाई, एंगस्ट्रम की इकाई क्या होती है? लंबाई का। एंगस्ट्रम इकाई है लंबाई का। अगला पॉइंट है, कोणीय वेग की इकाई है रेडियन पर सेकंड। कोणीय वेग का इकाई क्या होता है? मात्रा क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। अगला पॉइंट है, एक एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को इस तरीके से लिखते हैं, बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। उसके बाद अगला पॉइंट है, ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक होता है। ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है ऋणात्मक। 1 kg राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। 1 kg राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। उसके बाद एक वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में। एक वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो वायु में। अगला पॉइंट है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणा करने पर क्या मिलता है? संवेग मिलता है। गति का नियम था न्यूटन ने। गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने, याद रखिएगा। प्रक्षेप्य पथ होता है परवलयकार। प्रक्षेप्य पथ होता है परवलयकार। उसके बाद है अगला पॉइंट, रॉकेट का पलायन आधारित होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम पर। रॉकेट का पलायन आधारित किस नियम पे होता है? न्यूटन के तृतीय नियम गति पे, न्यूटन के तृतीय गति नियम पे। ठीक है। अगला पॉइंट है, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला बात है, छोटा जी, स्मॉल जी का मान अधिकतम तथा न्यूनतम होता है कहाँ का? ध्रुवों पे अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है ग्रेविटेशन यानी कि जी का मान, छोटा जी का मान। जी का मान कितना होता है? ध्रुवों पर ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला पॉइंट है, जी का मान शून्य कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। अगला पॉइंट है, भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला पॉइंट है, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटा। कितना होता है परिक्रमण काल? 24 घंटा। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/81। कितना होता है? 1/81। उसके बाद चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान
2.37 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। अगला पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। अगला पॉइंट है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्व त्वरण का मान घट जाता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है? गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? घटता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है। पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये पृथ्वी का हुआ। और सौरमंडल के लिए हो गया 42 किलोमीटर पर सेकंड। 42 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अगर इतना वेग से किसी चीज़ को पृथ्वी से फेंका जाए तो वो फिर दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगा। और इतना वेग से अगर किसी चीज़ को फेंका जाए तो वो सौरमंडल से ही बाहर चला जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट पूछ लिया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 गुना। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 गुना। ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट है खींचे हुए रबर, खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में भंडारित होती है कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। एक होता है, इसे बोलते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी जैसे खींचे हुए रबर, खींचे हुए धनुष, खींचे हुए कमानी में भंडारित होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनमो, याद रखिएगा। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। ये एक दूसरे के क्या है? उल्टे हैं। देखो, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत को करेगा तो डायनमो याद रखिएगा, और विद्युत को यांत्रिक करिएगा तो विद्युत मोटर याद रखिएगा। किसी एक को याद करिए तो कंफ्यूज हो जाइएगा, एक को याद करिए तो दिमाग से लगा सकते हैं कि इसका उल्टा विद्युत मोटर का होता है, ठीक है ना। फ्यूज तार का होता है प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न। फ्यूज तार जो घरों में लगाया जाता है बोर्ड सब में, तो उसमें देखिए प्रतिरोध उसका क्या होता है? उच्च होता है तथा गलनांक निम्न होता है, ठीक है ना। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार किस चीज़ का बना होता है? तो नाइक्रोम का। अगला पॉइंट है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा जाता है ये दोनों, ठीक है ना। अगला पॉइंट है हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो आधारित है किसके नियम पे? तो पास्कल के नियम पे हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर का क्रोड क्या होता है? बना होता है नर्म लोहे का। अगला पॉइंट है अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का होता है? तो बैंगनी का। अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का होता है? तो बैंगनी का। ये सब पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग का होता है? तो लाल का। सबसे अधिक होता है बैंगनी का और सबसे कम होता है अपवर्तनांक लाल का। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से। समुद्र की गहराई किस चीज़ से मापी जाती है? तो फेदोमीटर से, याद रखिएगा। समुद्र की दूरी मापी जाती है नॉटिकल मील में। समुद्र की दूरी किस इकाई में मापी जाती है? तो नॉटिकल मील में। नेक्स्ट है कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला, याद रखिएगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का कैसा रंग होगा ये किस चीज़ के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। और सबसे कम अपवर्तनांक पूछे तो लाल रखिएगा, और सबसे तरंग दैर्घ्य अधिक पूछेगा तो लाल रखिएगा। सबसे अधिक अपवर्तनांक पूछेगा तो बैंगनी, और सबसे कम अपवर्तनांक पूछेगा तो बैंगनी रंग का। दूसरे एक दूसरे से उल्टा होता है, ठीक है ना। निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। निर्वात में जो रेडियो तरंग और प्रकाश का जो तरंग होता है वो क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की जाती है रोमर ने। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी रोमर ने। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। नेक्स्ट पॉइंट है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। नेक्स्ट है आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, याद रखिएगा। आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल, हरा तथा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। समान आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। ये सब पॉइंट आपको शायद याद ही होगा। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया बोलते हैं को दूर करने में प्रयुक्त होता है अवतल लेंस का। निकट दृष्टि में अवतल याद रखिएगा, और दीर्घ दृष्टि यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में आप याद रखिएगा उत्तल लेंस का, ठीक है ना। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है दोस्तों? एक प्रकार की ऊर्जा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि
कि प्रकाश किस रूप में संचारित होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में जो है ना प्रकाश संचारित होती है, ठीक है ना। किस रूप में, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम के अपवर्तनांक पर। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम के अपवर्तनांक पर, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल होती है उतना ही कम। जहाँ पे प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक होगा वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, उतना ही कम होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य। किस रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे कम होता है, लाल के। परिकीर्णन पूछे सबसे कम, तो लाल का। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का, ठीक है ना। और सबसे कम अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। प्रकाश किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर जो वापस आता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसी अवरोध से टकरा कर तथा उसके किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है, तो प्रकाश का विवर्तन कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर से बनता है, तो पीछे से। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण किस ओर से बनता है, तो पीछे से। नेक्स्ट पॉइंट है, दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। दो समानांतर दर्पण के बीच अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, ठीक है ना। मानव शरीर का समान ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या इसे फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, या केल्विन में बोलेंगे तो 310 केल्विन, याद रखिएगा। टेम्परेचर 37 सेल्सियस में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, वायुमंडल दाब का ऐसा मात्रक होता है बार। क्या होता है, बार। एक पॉइंट छूट गया है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, याद रखिएगा। वायुमंडल दाब का मापा जाता है बैरोमीटर के जरिए। वायुमंडल प्रेशर को किस चीज़ के मापते हैं, बैरोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। और दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, घटेगा। थोड़ा सा सेंस लगाइए, अपने समझ जाइएगा। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम कितना पे होता है और आयतन कितना पर न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है आंधी तूफान आने के कारण। जब भी बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाएगा इसका मतलब समझ आएगा कि आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना प्रदर्शित करता है कि वर्षा होने वाला है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ना प्रदर्शित करता है कि दिन साफ होने वाला है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने वाला, और अचानक गिर जाएगा तो समझ आइए आंधी तूफान आने की संभावना है। नेक्स्ट है, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है कितना पे, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। नेक्स्ट है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान होता है 1। आवृत्ति और आवर्त के गुणनफल का मान कितना होता है, 1। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में और ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है गैस में। ये 2 पॉइंट आई थिंक याद होगा आपको कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है कहाँ पे, ठोस में, और ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है गैस में। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है गैसों में। अगला पॉइंट है, ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग। प्रकाश तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। उसके बाद है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर घंटा या 332 मीटर पर सेकेंड। ये याद रखिए, ध्वनि का चाल कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर इसका तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि किस प्रकार की होती है, तो पतली होती है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि क्या होती है, पतली होती है। लेकिन पॉइंट है, ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर इसका तारत्व क्या होता है, कम होता है। कम आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है, मोटी होती है। सिंपल सी बात है, जिसमें आवृत्ति ज़्यादा होगी वो पतली होगी और जिसमें आवृत्ति कम होगा वो मोटी होगी, ठीक है ना। यदि मैक संख्या का मान 1 है तो इसका अर्थ है कि पिंड की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है। जब भी मैक संख्या 1 होगा तो इसका अर्थ होगा कि पिंड का चाल और ध्वनि के चाल 1 है। नेक्स्ट है,
यदि मैक संख्या का मान 2 है तो इसका अर्थ है कि ध्वनि की चाल क्या है, दोगुना है। मैक संख्या का मान अगर 2 है तो ध्वनि का चाल दोगुना है। यदि मैक संख्या का 1 से अधिक है तो पिंड का चाल पराध्वनिक है। क्या है? पराध्वनिक है। उसके बाद यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल क्या है, अति प्राध्वनिक है। क्या है? अति प्राध्वनिक है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1483 मीटर पर सेकेंड। और लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 5130 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि में वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, जल में 1483 मीटर पर सेकेंड और लोहे में ध्वनि की चाल होती है 5130 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, माइक्रोफोन। नेक्स्ट पॉइंट है, पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है, तो हाइड्रोफोन के जरिए एक काम होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की दूर स्थान तक ले जाने वाले यंत्र क्या कहलाता है, मेगाफोन। ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाले यंत्र क्या कहलाता है, मेगाफोन। ध्वनि को किस यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है, तो टैप रिकॉर्डर द्वारा। नेक्स्ट है, कान पर सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, 40 से 60 डेसिबल। 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, हमारे हृदय की धड़कन की आवृत्ति किस प्रकार के यांत्रिक तरंग के समान होता है, तो अपश्रव्य। क्या होता है, अपश्रव्य। क्या होता है, अपश्रव्य। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम अलग करेंगे तो दूध का घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। नेक्स्ट है, अस्थायी तथा अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं क्रमशः नर्म लोहा और इस्पात के। अस्थायी चुंबक जब भी पूछे तो नर्म लोहा का बनेगा, अस्थायी चुंबक जब भी पूछेगा तो इस्पात का बनेगा। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा और अस्थायी चुंबक इस्पात का। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण होता है 18 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट है, ठोस का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब भी कोई चमक रहा है ना तो ये सीधा सीधा आंतरिक परावर्तन में टिक लगा दीजिएगा। ठीक है ना। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, कार्य करता है, तो अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट है, कपड़ा सुखाने का मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। तो कौन बल के सिद्धांत पे, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना ब्लाटिंग पेपर की स्याही सूखने का कारण है केशिकत्व क्रिया। कौन क्रिया है, केशिकत्व क्रिया। त्वरित चालक बनाया जाता है तांबा का। त्वरित चालक किसका बनाया होता है, तांबा का। नेक्स्ट है, त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन बनाया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम उदाहरण है अर्धचालक के। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम उदाहरण है अर्धचालक के। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। याद रखिए, परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर और हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। चुंबकत्व समाप्त हो जाता है हथौड़े से पीटने या गर्म करने पर। क्या होता है, चुंबकत्व खत्म हो जाता है। जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग द्वारा। जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग द्वारा। नेक्स्ट है, पुरानी चट्टानों तथा निर्जीव पदार्थों आदि की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरोन की छड़। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरोन का छड़। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का क्वथनांक घट जाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का जो क्वथनांक है वो घट जाता है। नेक्स्ट है, नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया था हेनरी बैकुरल ने। उसके बाद ज्योति फलक्स तथा शक्ति का मात्रक होता है ल्यूमेन तथा वाट। ज्योति फलक्स का होता है ल्यूमेन, शक्ति का होता है वाट। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पारा का हिमांक तथा क्वथनांक होता है 39 डिग्री सेल्सियस पारा का होता है और क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस।
सूर्य के प्रकाश में परिकर्दन सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। सूर्य में प्रकाश के परिकर्दन सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल दर्पण। दंत चिकित्सा द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। कौन सा? दंत चिकित्सा द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण कारण किस कारण से दिखाई देता है? व्यतिकरण कारण। बादल वायुमंडल में तैरते हैं कम घनत्व के कारण। बादल वायुमंडल में तैरते हैं कम घनत्व के कारण। एक्स किरण की खोज की थी रॉन्टजन ने। कब किया था? 1895 में। 1895 में एक्स किरण की खोज की थी रॉन्टजन ने। नेक्स्ट पॉइंट है कैंसर का इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। बादलों की दिशा या गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट है पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। यदि बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी द्वारा। रॉकेट प्रौद्योगिकी में जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका दरम्यान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहेगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का समय 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का समय होगा 2 गुनी। नेक्स्ट पॉइंट है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% से बढ़ जाएगा। ठीक है ना। स्प्रिंग की अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं पर्यायनयन बल। क्या था? सॉरी, प्रत्यानयन बल। प्रत्या ताप का एसआई तथा सीजियस मात्रक होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है और सीजियस मात्रक सेल्सियस। क्या होता है? सेल्सियस। याद रखिए दाब की बीमा होता है ml पर पावर -1 टी पावर -2। अगर फॉर्मूला याद है तो ये निकालना बहुत ही आसान होता है। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर W/T। वर्क होता है ml पावर -1 और T अपॉन टी पावर -2 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद है बल का एसआई मात्रक तथा सीजियस मात्रक। बल का एसआई मात्रक पूछे तो न्यूटन और सीजियस मात्रक पूछे तो डाइन होता है। बल, बल आघूर्ण, भार, संवेग, वेग, त्वरण तथा विस्थापन ये सब क्या है? सदिश राशियाँ। क्या है? सदिश राशियाँ है। इसी प्रकार ऊर्जा, कार्य, दूरी, मात्रक, लंबाई, आयतन तथा क्षेत्रफल ये सब अदिश राशियाँ हैं। क्या है? अदिश राशियाँ है। याद रखिएगा इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा तथा बल प्रवणता की विमा होती है m⁻⁻1 l⁻0 t⁻²। यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन हो तो उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? 1/6 होता है तो यानी कि 60 गुना 1/6 तो हो जाएगा 10 न्यूटन। यदि किसी मनुष्य का द्रव्यमान पृथ्वी पर 70 kg है तो उसका चंद्रमा पर भी कितना होगा? द्रव्यमान 70 kg होगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वजन में परिवर्तन होता है, यानी कि भार में, वेट में परिवर्तन होता है। आप कितना केजी यहाँ पे हैं और चंद्रमा पर भी उतना ही केजी रहिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? जब भी कोई वस्तु की चाल अगर आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो जब भी चाल आधी होगा तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगा। याद रखिए यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि mv² है तो भी बढ़ेगा तो 2 गुना से बढ़ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, जहाँ C निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि जब प्रकाश में चाल कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊर्जा समीकरण है। क्या है? ऊर्जा समीकरण है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को जिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है उसका नाम क्या है? किस मतलब जिस सिद्धांत के नाम से क्या बोलते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट है आइंस्टीन जी तो बता दिए। उसके बाद है प्लाज्मा द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसमें पदार्थ के परमाणु होते हैं उच्च ताप पर आयनित अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है कांच किस प्रकार का ठोस है? अक्रिस्टलीय। कांच किस प्रकार का ठोस है? किस प्रकार का ठोस है? तो अक्रिस्टलीय। नेक्स्ट है सर्वाधिक आघात वर्धनीय ठोस पदार्थ है सोना। अत्यधिक तन्यता वाले ठोस पदार्थ है क्वार्ट्ज और प्लेटिनम। क्वार्ट्ज और प्लेटिनम। नेक्स्ट है सर्वाधिक भंगुर ठोस पदार्थ है टंगस्टन। सर्वाधिक भंगुर ठोस पदार्थ है टंगस्टन। भारत में मीट्रिक पद्धति अपनाई गई वर्ष 1957 में। लंबाई के मात्रक मीटर को प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के पदों में परिभाषित किया गया
वर्ष 1960 में। 1 मीटर बराबर होता है क्रिप्टॉन 86 के नारंगी प्रकाश के 1650 और 763.73 तरंग दैर्घ्य के। सूक्ष्म जीवों की लंबाई मापी जाती है माइक्रोन में। सूक्ष्म जीवों की लंबाई किस मापी जाती है? माइक्रोन में। अति सूक्ष्म जीवों का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। अति सूक्ष्म जीवों का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त घड़ी क्वार्ट्ज घड़ी होता है। क्या होता है? क्वार्ट्ज घड़ी। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट है किसी वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु के वेग को कहते हैं सापेक्ष वेग। नेक्स्ट है वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन कहलाता है कोणीय वेग। कोणीय वेग का संकेत क्या होता है? ओमेगा। कोणीय वेग का संकेत क्या होता है? ओमेगा। सिंबल क्या होता है? ओमेगा। किसी पिंड में के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। वेग बढ़ने से त्वरण का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। जब भी वेग बढ़ेगा तो त्वरण क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। किसी पिंड के वेग में परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है तो पिंड में उत्पन्न त्वरण को कहते हैं मंदन। क्या बोलते हैं? मंदन। स्टेशन के समीप आते हुए गाड़ी में त्वरण उत्पन्न होता है या क्या होता है? मंदन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदन उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आइजैक न्यूटन ने गति के अपने 3 नियमों का प्रतिपादन जिस ग्रंथ में किया उसका नाम क्या था? तो प्रिंसिपिया। क्या है? प्रिंसिपिया। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम का एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं? जड़त्व के नाम से, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम का किस अन्य नाम से जानते हैं? तो क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन टू रिएक्शन का नियम भी कहते हैं। चलिए, किसी पिंड को दिया गया आवेग बराबर होता है पिंड में उत्पन्न संवेग परिवर्तन के। क्या होता है? पिंड में उत्पन्न संवेग और परिवर्तन के। नेक्स्ट है त्वरित गति से ऊपर चढ़ते हुए लिफ्ट में हमें अपना भार महसूस होता है बढ़ा हुआ। कैसा महसूस होता है? बढ़ा हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं त्वरित गति से नीचे उतरते हुए लिफ्ट में हमें अपना भार अनुभव करते हैं घटा हुआ। नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट का डोरी टूट जाए तो उसमें बैठे व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी पिंड के भार या द्रव्यमान में से अपरिवर्तित रहेगा द्रव्यमान। चंद्रमा पर किसी पिंड के भार या द्रव्यमान में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो द्रव्यमान में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट है रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत संवेग संरक्षण का सिद्धांत। पृथ्वी की और किसी वस्तु के गिरने से उसका वेग संवेग क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी की और किसी वस्तु के गिरने पर उसका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। अभिकेंद्र बल बराबर होता है यानी कि फोर्स इक्वल टू mv² अपॉन r। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या के गुणनफल को कहते हैं रेखीय वेग। कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? रेखीय वेग। नेक्स्ट अभिकेंद्रीय बल का परिमाण होता है नियत रहता है। अभिकेंद्रीय बल का परिमाण नियत रहता है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा निरंतर बदलती रहती है। किस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो अभिकेंद्रीय बल के कारण। वृत्तीय मार्ग पर चलते हुए किसी वस्तु पर परिधि की ओर लगने वाला बल को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। सर्कस में एक झूले से दूसरे झूले पर जाना किसका उदाहरण है? जड़त्व आघूर्ण का। बर्फ पर स्केटरिंग करना उदाहरण है जड़त्व आघूर्ण का। नेक्स्ट पॉइंट है एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रा किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है झूले पर झूलती हुई लड़की के खड़े हो जाने पर आप आवर्तकाल हो जाता है कम। क्या हो जाता है? आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक दूसरी लड़की आकर बैठ जाती तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। किसी गति के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है आवर्ती गति के कारण। किस बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु की अपनी ओर खींचती है? तो गुरुत्व बल के कारण। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। गुरुत्व बल की प्रकृति सदैव होती है आकर्षण की। पृथ्वी पर किसी वस्तु के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। याद रखिएगा, ये आई थिंक पहले भी ये पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट है आदर्श मशीन वह है जिसकी दक्षता की मात्रा होती है 100%। नेक्स्ट है भौतिक तुला कार्य करती है आघूर्ण के सिद्धांत पर।
नेक्स्ट पॉइंट है अश्व शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 10 पावर 3 वाट होता है। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10 पावर 6 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के। बल और वेग का गुणनफल कहलाता है शक्ति। बल और वेग का गुणनफल क्या होता है? शक्ति होता है। यानी कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट है पृथ्वी तल पर वायुमंडल दाब का मान कितना होता है? 1.013 गुना 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृथ्वी तल पर वायुमंडल दाब का मान। नेक्स्ट है सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो वॉन म्यूरिक द्वारा। वॉन म्यूरिक द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है किस बल के कारण दर में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? तो उत्प्लावन बल के कारण कोई भी वस्तु जब डूबा हुआ होता है तो उसे हम उठाते हैं तो वो हल्का महसूस होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं। किसी गुब्बारे का वायु में उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वायु के उत्पेक्ष उत्क्षेप के सिद्धांत पे। उत्क्षेप के सिद्धांत पे किसी गुब्बारे का वायु में उड़ना जो है यह वायु के उत्क्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है साधारण जल में तैरने वाले बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जल में डूबा रहता है? तो 11/12 भाग जल में डूबा हुआ रहता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट दे। और नेक्स्ट है साधारण जल में तैरने वाले बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? तो 1/12 यानी कि 11/12 पानी के अंदर रहता है और 1/12 पानी के ऊपर में रहता है। जब कोई जहाज जल की सतह पर तैरता है तो विस्थापित जल का द्रव्यमान कितना होता है? जहाज के द्रव्यमान के बराबर ही, जितना जहाज के द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है ना। लोहे के एक टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा जल में क्या होता है? तो कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं यानी कि ठोस, तरल तथा गैसों में से किसमें श्यानता नहीं होती है? तो ठोस में। नेक्स्ट है द्रव्यों की श्यानता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर श्यानता घट जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो श्यानता क्या हो जाएगा? घट जाएगी। नेक्स्ट है गैसों की श्यानता ताप से किस प्रकार प्रभावित होती है? ताप बढ़ने पर श्यानता बढ़ जाती है और ताप बढ़ने पर श्यानता घट जाती है गैस में। लेकिन दर में ऐसा कंडीशन है। दर में है कि ताप बढ़ने पर श्यानता घट जाएगी, लेकिन गैस में ताप बढ़ने पर श्यानता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है पॉइज क्या है? श्यानता गुणांक का मात्रक है। पॉइज क्या है? तो श्यानता गुणांक का मात्रक है। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदे की चाल किस घटक पर निर्भर करती है? तो बूंदों की त्रिज्या पर। बूंदों की त्रिज्या पर कार्य करती है। क्या होती है? घटक पर निर्भर करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेंटागन। पेंटागन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। पेंटागन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। रबर तथा स्टील में से कौन अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील। स्टील है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो संपीड्यता। क्या बोलते हैं? संपीड्यता। नेक्स्ट है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो सहसंजक बल। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल। क्या बोलते हैं? आसंजक बल। वह कौन सा बल है जिसके कारण किसी द्रव की बूंद संपर्क में आते हैं और संपर्क ही मिलकर एक हो जाती है? तो संसंजक बल। स्याही कागज पर क्यों चिपक जाती है? तो आसंजक बल के कारण। उस ताप को क्या कहते हैं जिस पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है? तो क्रांतिक ताप। कार व अन्य वाहनों के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जल का। नेक्स्ट पॉइंट है कार व अन्य वाहनों के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण, ठीक है ना। अगला पॉइंट है उस नियत ताप को क्या कहते हैं जिस पर कोई ठोस पिघलती है? ठोस का गलनांक। ठोस का गलनांक। किसी द्रव के उस नियत ताप को क्या कहते हैं जिस पर वह उबलने लगता है? द्रव का क्वथनांक। नेक्स्ट है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है, इस परिघटना का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ठीक है। ऊष्मा के संचरण की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां: चालन, संवहन और विकिरण। चालन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। याद रखिए। नेक्स्ट है ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण स्वयं
स्थानांतरित होते हैं क्या कहलाती है? संवहन कहलाती है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह वक्तव्य किसका नियम कहलाता है? तो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषण होते हैं। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो डेवर ने। कौन था? तो डेवर। डेवर फ्लास्क क्या है? थर्मस फ्लास्क का ही दूसरा नाम है डेवर फ्लास्क। नेक्स्ट है सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया था? तो सेल्सियस ने। सेल्सियस पैमाने पर हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है फारेनहाइट पैमाने पर हिमांक बिंदु क्या होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। र्यूमर र्यूमर पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना होता है? तो 0 डिग्री आर। र्यूमर पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है? 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री र्यूमर। नेक्स्ट है केल्विन पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना होता है? तो 273 केल्विन। केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है? तो 373 केल्विन। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री केल्विन को क्या कहते हैं? तो परम शून्य। क्या बोलते हैं? परम शून्य। याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए ऐसे तापमापी जो बहुत उच्च ताप का मापन करने में उपयोग में लाए जाते हैं कहलाते हैं उत्तापमापी। क्या होता है? उत्तापमापी। नेक्स्ट है प्रकाश कणों के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन का कनिका सिद्धांत। न्यूटन का कनिका सिद्धांत। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है? तो हाइगेंस ने यह बात कहा था। नेक्स्ट उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो मैक्सवेल ने। किसने कहा? तो मैक्सवेल ने। वह कौन सा वैज्ञानिक था? वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने प्रतिपादित किया कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं, जिसे फोटोन कहते हैं? तो ये आइंस्टीन थे जो इस तरह के वक्तव्य बताए, यानी कि इस तरह की बातें कही। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगे कौन सा गुण प्रदर्शित करती है? ध्रुवन। प्रकाश तरंगे कौन सा गुण प्रदर्शित करती है? ध्रुवन। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकाशीय घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो परिकिरण की घटना के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दो समान प्रकार के आवेशों में किस प्रकार का बल काम करता है? तो प्रतिकर्षण बल काम करता है। नेक्स्ट है दो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच किस प्रकार का बल कार्य करता है? तो आकर्षण बल काम करता है। चलिए नेक्स्ट है यदि किसी परिपथ में धारा की एक ही दिशा हो तो उस धारा को क्या कहते हैं? दिश धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट बोलते हैं। यदि किसी परिपथ में धारा की दिशा लगातार बदलती रही हो तो इस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा। टॉर्च में प्रयुक्त सेल है प्राथमिक सेल। वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया था? तो एल का एल्कजादुर वोल्टर। क्या था नाम इसका? एल्कोजादुर वोल्टर। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का आविष्कार था एडिसन ने। बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है टंगस्टन धातु का वाष्पीकरण रोकने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन गैस भरी होती है। किस चीज़ में? तो ट्यूब लाइट में। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल मैंने 350 प्लस साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन बताए वन लाइनर, जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर आप पढ़ रखे हैं एक बार तो रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा वन लाइनर था। आई होप आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। क्या इस सीरीज को हम इसी तरह बढ़ाएंगे? इसी तरह केमिस्ट्री और बायो का भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।